हमारी ही सरकार बने, मेरी ये शुभेच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो अब पूरी होनी चाहिए, जिसमें मैंने केन बेतवा का जिक्र किया, सोमेश्वर का जिक्र किया, भोजशाला की बाग देवी का जिक्र किया, विद्याशाह की विद्या देवी का जिक्र किया और गऊ का जिक्र किया, खनन का जिक्र किया। मेरी 3 बातें अटल सत्य रहेंगी, उन पर कोई शंका करेगा तो वो पाप करेगा। फिर पहली चीज भारत पर मेरी निष्ठा, दूसरी चीज मैं भाजपा की निष्ठावान कार्यकर्ता, और तीसरी चीज कि मैं मोदी जी को न सिर्फ अपनी पार्टी का बल्कि देश के सभी राजनीतिक दलों का सबसे अच्छा, एक अच्छे शब्द का भी प्रयोग उनके लिए नहीं किया जा सकता है, प्रधानमंत्री मानती हूँ और उनको अपना नेता मानती हूँ। बीजेपी मेरी पार्टी, मोदी जी मेरे नेता और ये देश जिसके लिए मैं जान छिड़क सकती हूँ। अमित शाह जी की मैं प्रशंसक हूँ, क्योंकि धारा 370 एक अस्थायी धारा थी, हटाई जा सकती थी, लेकिन हटाने के लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो अमित शाह जी ने दिखाई और हिम्मत के साथ माहौल बनाया। और आज कश्मीर के गांव-गांव में तिरंगा फहरा रहा है, जबकि हमें याद है 26 जनवरी 1992 को तिरंगा फहराने के लिए संगीनों के साए में जाना पड़ा था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इतनी शांति और सद्भावना के वातावरण में हो गया, उसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उसके अलावा जो बड़ा योगदान था वो स्वयं अमित शाह जी का था, गृह मंत्री का। देश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी सुना गया और राम मंदिर के शिलान्यास के समय पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जो शिलान्यास हुआ उनके हाथों से, उसको पूरे देशवासियों ने, हिंदू मुसलमान ने, सबने सद्भावना से, सम्मान के साथ उसको सर माथे पर रखा, उस निर्णय को। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकास के कार्यों की तो मैं गिनती कितनी करूं वो सबको मालूम है। मेरी ज़िंदगी में मैं राजनीति में आ गई थी 8 साल की उम्र में। मैंने चुनाव प्रचार किया है अशोकनगर के बाई इलेक्शन का, जनसंघ का, अम्मा के कहने पे, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के। उसके बाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के कारण ही मेरा संपर्क संघ और जनसंघ के सभी वरिष्ठ जनों से रहा। फिर मैं विदेश चली गई 77 से 80 तक, लगभग 60 देशों में प्रवचन किया, तो उस समय संपर्क थोड़ा कम हो गया। फिर माँ के पास रहने गांव में आ गई, तो उस समय पर माँ का जब निधन हुआ तो गांव की जो स्थितियां मैंने देखी, मुझे लगा ऐसे ही मैंने अफ्रीका में देखा, ऐसे ही मैंने अमेरिका के घेटोज में देखा, ऐसे ही मैंने गैर ब्रिटिश लोगों के साथ इंग्लैंड में देखा, और ये तो गांव में भी ऐसा ही है, बस थोड़ा रंगत बदली हुई है। तो मैंने प्रवचन तुरंत छोड़ दिया, अब प्रवचन नहीं करना, अब यही काम करना, इनके लिए लगना। राजनीति मेरी कल्पना से दूर थी। अम्मा के कहने पर मैंने चुनाव लड़ा 84 में, सब हारे, मैं भी हारी, और सबसे कम वोटों से मैं हारी। उस समय पर करीब 45,000 वोट से लोकसभा हारी है। 89 का मैं जीती तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीती, रिकॉर्ड बनाया। फिर निरंतर मेरी जीत ही होती रही, 6 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, केंद्र में मंत्री, मुख्यमंत्री सब बन ली थी। इसलिए मुझे बनाने में और मिटाने में किसी का रोल नहीं रहता, मुझे बनाने में परिस्थितियों का रोल रहता है, मुद्दों का रोल रहता है, लोगों का आशीर्वाद रहता है, समर्थन रहता है, परमात्मा की कृपा रहती है, मीडिया का भी एक सकारात्मक रुख रखता है। चाहे वो मेरे बारे में अच्छा ना बोले, लेकिन मन में अच्छा भाव रखेंगे। कई बार नहीं बोल सकते, आलोचना करनी पड़ती, मीडिया को आज़ादी है आलोचना करने की, लेकिन मन में भाव अच्छा होगा, श्रद्धा और सम्मान में कमी नहीं रहेगी। अखबार में भी आलोचना करते हुए भी नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं होगी। इस चीज़ से मुझे बहुत बल मिला है और इन्हीं सारी चीज़ों ने मुझे बनाया है। तो जब तक ये चीज़ें रहेंगी तब तक मैं मिट भी नहीं सकती हूँ। मैं अपने अंदर कोई गुण नहीं देखती, लेकिन मुद्दा, परिस्थिति और व्यक्ति का मेल ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति नेता बन जाता है, बिगड़ जाता है। वो मेल मेरे को भी आसपास में मिला है। मैंने चुनाव से पहले जगत प्रकाश नड्डा जी से मुलाकात की थी, वहाँ BL संतोष जी भी थे, हमारी 1-1.5 घंटा बात हुई थी। उसके 2-3 दिन बाद ही इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे। तो मैंने उनको कहा था कि चुनाव खत्म हो जाए तो आप मुझे संगठन में जिम्मेदारी दीजिए, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में अपनी तरफ से नहीं बोलूंगी, आपको बोलना है। तो ये तय हुआ था कि मैं नहीं बोलूंगी, ये बात मैं उनको बता चुकी हूँ। 24 का मुझे चुनाव लड़ना है और संगठन में मुझे कोई जिम्मेवारी तो चुनाव होने के बाद दे दी जाए। क्योंकि मैंने कहा मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के पहले अगर आप कोई संगठन में जिम्मेवारी देंगे तो कहलाएगा कि आपने किसी खास किस्म के वोटों को प्रभावित करने की कोशिश की।
तो ये मत करिएगा। अब मुझे कल परसों में जो घटना घटी, प्रसन्न सिंह की जो हत्या हुई है पटवारी खनन को लेकर, खनन मेरे को हमेशा चुभ रहा था, अवैध खनन। इस पर मैंने कई बार बात की, आपत्ति की, आवाज उठाई है। इसलिए जो बातें मैंने पहले कही थी वो मैं आपको बटवा दूंगी कि ये न लगे कि मैं चुनाव के बात कह रही हूँ। उनके होते हुए ही मुझे कोई जिम्मेवारी देने के बारे में पार्टी सोची, अब क्यों मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। ना मैं खनन की खिलाफत करना छोड़ूंगी, और अब खनन की खिलाफत प्राइम हो जाएगी, सबसे आगे हो जाएगी। शराब नीति घोषित हो गई, शिवराज जी ने की, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। उनने बिल्कुल वैसी ही की जैसी होनी चाहिए, लेकिन वैसी लागू नहीं हो पा रही, सिवाय इसके कि अहाते गिर गए हैं। वो ठीक से लागू हो जाए। और खनन का और शराब का संबंध है। ये कहा गया कि खनन से रेवेन्यू लॉस होगा, तो आप से शराब से तो खनन से वसूल करिए, रॉयल्टी से। मैं तो सरकार का सहयोग कर रही हूँ, आप इसको सरकार विरोधी वक्तव्य मत मानिएगा। मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो, और मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूँगी। मेरा ये कहना है कि खनन की मिली हुई जो रॉयल्टी है वो आपकी बहुत सारी भरपाई करेगी। और इसलिए अब अगला जो पूरा शक्ति के साथ नंबर 1 पे जो बात रहेगी वो प्रसन्न सिंह के बलिदान के बाद, शुरुआत तो नरेंद्र कुमार से, और बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई। और सबक कमाल तो ये है साहब कि हमारे सरकार के मुखिया के जिले में उनकी छाती के ऊपर खनन होता रहा, अब उसको रोक नहीं सके। तो क्या सत्ता इतनी असहाय है ये 3 माफिया के सामने, पावर माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया के सामने? सत्ता मजबूर हो गई है, क्या हो गया है? मैं इनको नहीं छोड़ सकती। और इन्हीं के होते हुए, इन पर चलते हुए मुझे पार्टी चुनाव लड़ाने की इच्छा रखती है तो करे, मुझे पार्टी कोई जिम्मेवारी देने की इच्छा रखती है तो करे। ये जिम्मेवारी तो मुझे परमात्मा ने नैसर्गिक दी है कि मैं खनन के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगा, मैं शराब को ठीक से लागू करने के लिए तत्पर हो जाऊंगा, गौ रक्षा के लिए। गाय, इतनी हत्या हो रही है गाय की सड़क पर, परिवहन की भूल से। फेंसिंग नहीं की है सड़कों की दोनों तरफ। जब भी 4 लेन बनता है तो फेंसिंग करना सरकार की जिम्मेवारी है, खेतों की। फेंसिंग नहीं हुई तो गाय खुलेआम सड़कों पे आ रही है। कि हमारे बजट को बचाने की कंजूसी से हम गायों की हत्या कर रहे हैं। तो इसलिए गाय की भी बात आएगी। गाय गौशाला से नहीं बचेगी, उसको अर्थतंत्र का केंद्र बनाने से बचेगी। वो मैं आज डिस्कस नहीं कर सकती समय की सीमा से। सोमेश्वर का मंदिर क्यों नहीं खुल सका, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे स्वयं राष्ट्रीय पदाधिकारी ने कहा कि आप जरा शांत रहिए, हम खुलवाए देते हैं। इसलिए मैंने उस दिन ताला नहीं तोड़ा, नहीं तो मुझे ताला तोड़ने में कितनी देर लगनी थी, हथौड़े में ताला टूट जाना था। अब उन्होंने मजबूत लगाया है। बाघ देवी की प्रतिमा नहीं लौट पाई आज तक। केंद्र में भी हमारी सरकार रही, प्रदेश में भी। आपको लगता मैंने नहीं बोला? मैंने अकेले में बोला। हमारी पार्टी की सरकार होगी तो मैं तो पहला प्रयास ये करूंगी कि अकेले में बात करूं। अभी भी हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री से खनन के बारे में अकेले में बात करूंगी कि आप ऐसे ऐसे करिए। जब नहीं करेंगे तब खुल के बोलने लग जाऊंगी।